नमस्कार, खबरों की खबर में हाजिर हैं। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव तय किए गए हैं। वहीं असम में 3 चरणों में, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। तो तारीखों का ऐलान होते ही मुद्दे और रणनीतियों पर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में सिर्फ एक दिन में मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल 294 सीटों के लिए मतदान 8 चरणों में होगा। 2 राज्यों में अलग अलग सुलूक क्यों? क्या बंगाल में बीजेपी इन 8 चरणों वाले चुनाव दौर में अपनी जमीन ज्यादा मजबूत कर अपनी परिवर्तन यात्रा को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कुछ ही लम्हों पहले तारीखों के ऐलान के बाद कि दक्षिण 24 परगना में हम मजबूत हैं, इसलिए यहाँ पे 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। अब इन राज्यों में आखिर चुनावी दावों और वादों के बीच आम मतदाता सियासी पार्टियों से क्या उम्मीद करेगा? तो आज खबरों की खबर में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। निर्मल पाठक हमारे साथ जुड़ गए, संपादक पीटीआई भाषा। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। निर्मल जी, मेरा आपसे यही सवाल है जो सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाया कि भाई उनके राज्य में क्यों 8 चरणों में और तमिलनाडु में सिर्फ 1 चरण में मतदान? देखिए, ये चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए और मेरे ख्याल से उनके पास इसका क्लैरिफिकेशन भी होगा कि ये 8 चरणों में वो क्यों चुनाव करा रहे हैं। जो मोटे तौर पर जो लगता है सरकार का जो तर्क होगा या चुनाव आयोग का जो तर्क होगा वो यही कि उनको हिंसा की ज्यादा आशंका है। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको मूव कराने में आसानी होगी फेस टू फेस। पर जो पॉलिटिकल जो साइड है उसका जो ममता बनर्जी जो आशंका जता रही है उनका वो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस तरह का डिवीजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। और एक तो उन्होंने ममता बनर्जी ने जो कहा है कि एक ही जिले में 3 फेजेस में चुनाव होने जा रहे हैं, तो वो एक इस पे चुनाव आयोग को एक्चुअली अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और वो शायद हो सकता है करेंगे। आप सही भी कह रहे हैं कि सर एक कोरोना का भी बार बार डर कहा जाता है, तो कोरोना वाला है और दूसरा हिंसा की घटनाएं जो उसमें ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है वेस्ट बंगाल में। हालांकि चुनाव से पहले काफी गहमा गहमी वहां होती है और जिस तरह का वातावरण अभी बना हुआ है दोनों ही पक्षों की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस भी काफी एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना सब कुछ वहां झोंक दिया है पश्चिम बंगाल को हासिल कर चुनावी वहां सत्ता बनाने के लिए। बिल्कुल तो निर्मल जी, दोनों जगह से बहुत गर्मा गर्मी ये इलेक्शन उस तरह से चुनाव काफी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के माहौल में चुनाव लड़ा जाना है। तो उसमें हो भी सकता है चुनाव आयोग की आशंका उसमें उनके पास फीडबैक हो भी सकता है कि हिंसा भी हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो कोई बहुत ऐसा आश्चर्यजनक नहीं भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं पिछले 8-10 साल से कि चुनाव आयोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ ये चुनाव का संपन्न करा रहा है। काफी ज्यादा जी, बहुत बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि तमिलनाडु वासी सोचेंगे कि हमारा सारा जो चुनाव है वो एक ही चरण में एक ही दिन में कैसे, जबकि उनकी भी इतनी सारी सीटें। हेमंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूं, अब ममता बनर्जी ने अभी आने से पहले ही मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि दक्षिण 24 परगना में 3 चरणों में चुनाव इसलिए क्योंकि हम मजबूत हैं, क्योंकि ये अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, तमाम तर्क होंगे चुनाव आयोग के पास, वाकई में मजबूत तर्क होंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो तो अपने सवाल उठाएंगे, उनके आरोप भी होंगे। आप कैसे देख रहे हैं? जी निधि जी, देखिए, इस देश में पिछले काफी समय से 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात चल रही है। अगर आप इस पूरे चुनावी शेड्यूल का आज आप देखेंगी तो ये शेड्यूल 62 दिन में पूरा होगा और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर 8 फेसेस का चुनाव। और अगर आपको 2017 याद हो, मैं हल्का सा याद दिलाना चाहूंगा, तो यूपी के अंदर 413 सीटें हैं, वहां भी केवल 7 फेज का चुनाव था। और यहां वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट में 8 चरणों में चुनाव। ये जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है, और वो ज्यादा किस तरीके से है, मैं किसी संवैधानिक संस्था पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए बिना एक इंगित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु और केरला असम से कहीं बड़ी स्टेट्स हैं,
उसके बावजूद वहां दोनों एक फेज में चुनाव है और असम में 3 फेज में चुनाव है। वेस्ट बंगाल में यूपी से भी ज्यादा 8 फेजेज में चुनाव है। आज देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस उस तरीके से प्रीऑक्यूपाइड नहीं है जैसा कि वो आमतौर पर रहती, अलग अलग एरियाज में, कहीं एनडीआरएफ है, कहीं और है। तो ये जो सारा घटनाक्रम जो देख रहे हैं आप, एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट में 3 फेजेज में चुनाव, देयर इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। और वो केवल साधारण बात यह है कि तमिलनाडु और केरला में बहुत स्टेक्स नहीं है, इसलिए वहां एक फेज का चुनाव है। वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम स्टेक्स इन्वॉल्व है, वहां 8 फेजेस का चुनाव है। और एक असम जैसी स्टेट के अंदर 3 फेजेस का चुनाव। ठीक है, ठीक है। तो देश की जो जनता है वो समझती है इन चीजों को, और चुनाव आयोग को अपनी साख पर और केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस इज द ओनली एक्सक्यूज। बिल्कुल ठीक है हेमंत जी, आपने वो वैलिड है या नहीं वो देखना चाहिए। जी बिल्कुल। हेमंत जी, फिर निर्मल पाठक जी, फिर मुद्दों का सवाल आता है। अब जो आपने चिंता जताई कि भाई हिंसा को देखते हुए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने भी अभी सुनाएंगे, उनका भी यही कहना है कि भाई कुछ हिंसक तत्व ऐसे हो सकते हैं, उनको आप जेल में डाल दीजिए, आप पहले से कार्रवाई करते हुए जैसे अमूमन किया जाता है। तो चिंताएं होंगी, बीजेपी में भी चिंताएं होंगी और तमाम राजनीतिक दलों में होंगी। जो धर्म है वो उस पर सियासत हम जानते हैं कि खेली जाती है, उस पर हिंसा भी होती है, क्योंकि हिंसा एक बहुत बड़ा चिंता है कि ना हो बंगाल के चुनावों में, असम में हिंसा ना हो। तो निर्मल जी, कितना बड़ा रोल ये धर्म प्ले करेगा इन चुनावों में? देखिए, धर्म तो वहां भारतीय जनता पार्टी गई है तो ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मेन प्लैंक धर्म ही है। जो जिस तरह से पूरा माहौल एक अभी वहां पे एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पिछले समय से, लंबे समय से वहां कोशिश हो रही है, और उसी के बेसिस पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो अपना चुनाव का जो मेन प्लान उनका है वो उसी पे टिका हुआ है। जो वहां से बंगाली जो शरणार्थियों को चाहे नागरिकता देने का मुद्दा हो, या जय श्री राम का, या दुर्गा की पूजा का मामला हो, तो धर्म तो ऑटोमेटिकली उसमें चुनाव का एक माहौल में बन चुका है वहां पे। लेकिन वहां जितने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इन इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी उतनी मजबूती से उसका काउंटर भी दे रही है वहां पर। और उन्होंने अब जो इस सब के बावजूद अभी भी एक जो बड़ा तबका है उसमें ममता बनर्जी एक बंगाली प्राइड वहां उसको ऊपर रखने में अभी तक वो सफल दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी की इन सब के बावजूद जो चाहे केंद्र की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हो या धर्म के बारे में बात कर रहे हो, उनकी बड़ी चिंता अभी भी यही होनी चाहिए कि ममता बनर्जी के सामने उनके पास अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पेश करके और उसके लिए वो वोट मांग सके। बिल्कुल। इसीलिए जो बात आ रही थी सौरभ गांगुली की भारतीय जनता पार्टी को, फिर मिथुन चक्रवर्ती से भी मुलाकात हुई थी, वो दृश्य भी सामने आए थे। बिल्कुल। तो एक भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी वो एक वहां उस मुद्दे पर वो थोड़ा सा पीछे लगती है। बिल्कुल। हेमंत जी, जो अगर धर्म की बात होती है तो फिर हिंदू मुस्लिम की हमेशा बात हो जाती है कि चुनावों में वो एक आखिरी टूल, एक औजार रह जाता है जिसपे सियासत होती है। अब पश्चिम बंगाल में देखें तो 27% मुसलमान हैं और असम में देखें तो 34% और कुछ इलाकों में उससे भी ज्यादा। उस लिहाज से ये फैक्टर, क्योंकि हम देख रहे हैं सोनोवाल को जो मुख्यमंत्री असम के, अभी उनको चेहरा नहीं मुख्यमंत्री का बतौर दिखाया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा, 2 चेहरे सामने रखे जा रहे हैं। सीए एनसीआर का हम जानते क्या हुआ था वहां पे, ये कितना प्रभावी होगा वहां पे? देखिए निधि जी, ये जो चुनाव है ना इन 5 स्टेट्स का, ये बहुत ही रोचक होने वाला है। यहां 2 स्टेट्स के अंदर विशुद्ध तौर पे धर्म होगा। एक तौर पे जय श्री राम बनाम आप समझ सकते हैं, वो दैट इज वेस्ट बंगाल। जब आप असम में जाएंगी तो एनआरसी और सीए इशू होगा। जब आप केरला में जाएंगे तो वहां कोई धर्म के नाम की बजाय, डायरेक्ट ले की बजाय, वहां सबरीमाला को एक तरीके से इन्वोक किया जाएगा। और तमिलनाडु और पुदुचेरी में धर्म का नाम भी कोई सी पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे डीएमके, एआईडीएमके और ये सब चलता है। नेशनल पार्टीज वहां पर सेकंड फिडल प्ले करती। तो जो पूरे का पूरा सीन है इस चुनाव में,
वेस्ट बंगाल के अंदर विश्व तौर पे जय श्री राम और ये सब चलने वाला है। मेरा ये कहना है कि धर्म की राजनीति की बजाय राजनीति का धर्म करना चाहिए, और उसमें भी जो स्टेट के मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो ज्यादा रेलेवेंट होने चाहिए। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि असम के अंदर सीए वर्सेस एनआरसी उसका यूज किया जाएगा, वहां पे जय श्री राम और ये सारी चीजें, और केरला के अंदर सबरीमाला। तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंदर धर्म का बहुत ज्यादा जिक्र आप नहीं देखेंगे चुनाव के अंदर, ये मैं देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल। और ये तो साफ लग रहा है कि जो टक्कर होगी वो कांटे की टक्कर होगी। जी बीजेपी एक मजबूत टक्कर देने जा रही है ममता बनर्जी को। दिलचस्प उसमें ये देखिए, पश्चिम बंगाल में बाकी जो दो और दल हैं, जो पुराने दल वहां जिन्होंने 30-30 साल तक वहां शासन किया, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच लड़ाई की बात हो रही है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जो एक अलायंस के साथ इस बार लड़ रहे हैं, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो इसी से आप कितना ये आक्रामकता के साथ दोनों दल वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो इससे भी एक अंदाज लगता है। दूसरा, जो ये इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि 8 फेज में चुनाव हो रहा है या धार्मिक आधार पर हो रहा है, अल्टीमेटली ये तय तो वोटर को करना होता है कि वो किस इश्यू पर वोट देने जा रहा है। और जो स्थितियां बन रही हैं वो दोनों ही दलों के लिए हैं। अगर 8 फेज में चुनाव हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है, तो हो सकता है तृणमूल को भी उससे कुछ फायदा हो, या नहीं हो रहा है तो तृणमूल को उस बारे में सोचना चाहिए कि 8 फेज में अगर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है तो वो क्यों नहीं उठा सकते। जी। तो ये चुनाव के जो राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी अपनी रणनीतियों पर ये निर्भर करता है काफी कुछ इसका। बिल्कुल। संक्षेप में हेमंत जी। देखिए निधि जी, जो निर्मल जी कह रहे हैं, बहुत सीनियर साथी हैं हमारे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो सारी स्टेट्स के, जो खासतौर पे वेस्ट बंगाल और असम के जो वोटर्स हैं, बिल्कुल निर्मल जी ने ठीक कहा कि ये तो हमें तय करना है कि हम किस बात पे वोट करेंगे। जहां तक जिस बेसिस के ऊपर वेस्ट बंगाल के चुनाव को हाइप दी जा रही है, वो है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स का, और उसको आप देखेंगे तो उसके ऊपर बालाकोट की छाया थी, वो जो सारी चीजें थी। ये जो चुनाव है, ये स्टेट का चुनाव है, यहाँ पे मुद्दे भी अलग होंगे, टोन और टेनर भी अलग होगा, और परिणाम भी मुझे नहीं लगता कि परिणाम वही वाले आने वाले हैं। परिणाम भी कुछ बहुत ही रोमांचक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही है, और वाकई में जो चुनाव होते हैं तो कांटे की टक्कर होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनाएंगे आपको ममता बनर्जी और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है तारीखों के ऐलान के बाद। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। 5th মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথায় হয়েছে? बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है, और मैं चुनाव आयोग से यह भी निवेदन करूंगा कि एक रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं न कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और इसी के साथ फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही।